नमस्कार दोस्तों, कल्पनातीत भारत में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव चल रहे हैं और 2022 में यूपी में भी चुनाव है और अभी उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो सारी सोशल मीडिया चैनल्स और टीवी चैनल्स ने आपको खबरें दे दी हैं कि पहले चरण में क्या हुआ, कितनी सीटें आएंगी। हर किसी ने अपना अपना एक एक्सपेक्टेशन बताया। हमने भी स्थानीय लोगों से जानकारी की, वहाँ के जो हमारे मित्रगण थे उनसे जानकारियाँ ली कि क्या बिहार में क्या रहा, पहले चरण के चुनाव में लोगों का क्या रुझान रहा, क्या इसका इफेक्ट यूपी में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि यूपी में तो बीजेपी सरकार ने राम मंदिर जैसे मुद्दों को यहाँ पर लाया, राम मंदिर बनाया, सब कुछ जो भी उनके मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर के। तो क्या ये धार्मिक मुद्दे बिहार में भी काम कर रहे हैं? सोचने की बात है। पहला चुनाव हो गया, वहां की जनता ने खुल करके वोटिंग करी। पिछली बार की तुलना में वहां पे वोटिंग जितनी 55% हुई थी, बट इस बार भी वहां वोटिंग 54% के करीब हो गई थी। तो ये चीज तो साफ है कि जनता ने अपने मत का अधिकार समझ लिया, उसको डर नहीं था। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई बार बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कोविड है और सारी चीज़ें हैं, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर पहन के थ्रू। लेकिन वो जनता जो जानती है कि हमको मत देना है और यही मेरा अधिकार है, इसी अधिकार के थ्रू हम सत्ता परिवर्तन करते हैं या एक नई सत्ता को लाते हैं या उसी सत्ता को हम दोबारा रखते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा मतों का होना, यानी जनता के अंदर कोविड से भी बड़ा, कोविड का जो एक डर होता है कि मेरी जान चली जाएगी, लेकिन बिहार की जनता ने उस डर से बाहर निकल कर अपने घर से बाहर निकले और वोटिंग किया। और आपको पता होगा कि 2015 में ये जो नीतीश और लालू का गठबंधन था, आरजेडी का जो गठबंधन था, इस 71 सीटों पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब 50 के ऊपर की सीटें लेके गई थी। इस बार तो लालू भी अलग हैं और नीतीश भी अलग हैं, दोनों खेमे अलग अलग हैं। तो हमने जो जानकारी हासिल करी है, तो उस जानकारी में हमको समझना होगा इस वोटिंग परसेंटेज का मतलब। ये आने वाले 2 चुनाव, जो आने वाले 2 चरण के चुनाव हैं, उसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं। इस चुनाव में अगर इतनी अच्छी वोटिंग हुई है तो आने वाले दोनों चरणों में भी अच्छी वोटिंग होने के आसार हैं। दूसरी चीज़ हमारी ये बड़ी दिलचस्प लगती है कि एक तरफ वहाँ पटना में चुनाव हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, वहाँ प्रधानमंत्री जी की रैली भी चल रही थी। अभी तक तो नीतीश हमलावार हुए थे तेजस्वी के ऊपर हमलावार हुए और उन पे कुछ ना कुछ उनके पर्सनल कमेंट्स भी किए गए। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी फैक्टर बिहार चुनाव में बहुत तेजी से उभर रहा है। तेजस्वी ने उन मुद्दों पे चुनाव लड़ना शुरू किया जो आम जनता के मुद्दे हैं। तो क्या ये जो वोटिंग परसेंटेज पड़ी है, ये जो वोटिंग, लोग कोरोना के डर से भी, खौफ से भी नहीं डरे और वो आकर के वोटिंग किए हैं, तो क्या ये एक तरीके से तो ये कंफर्म हो गया है सारे टीवी चैनल, सोशल मीडिया से, कि नीतीश के खिलाफ पूरी जनता है। माना कि मोदी के खिलाफ उतनी जनता नहीं है, लेकिन जितनी जनता नीतीश के खिलाफ है, जबकि उनको सुशासन बाबू भी बोला जाता है। लेकिन सुशासन बाबू ने इस चुनाव में अपना आपा खो दिया और उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर सारे मीडिया चैनल ने दिखाया कि ऐसे जैसे उन्होंने तो स्टेज से ये भाषण दिया, तो उससे ये साफ दिखता है कि उनके अंदर एक झल्लाहट है और ये वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं ये महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर ये महागठबंधन की तरफ जाता है तो जो नीतीश और आरजेडी का गठबंधन मिलकर के पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार जो आरजेडी कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ लड़ रही है, ये कहीं उस गठबंधन को पीछा छोड़ता नजर आ रहा है। वहीं अगर तेजस्वी इतना तेजी से ऊपर आए और बिहार के चुनाव को एक नया मुद्दा दिया, वो मुद्दा था बेरोजगारी का मुद्दा। लोगों को एक ट्रस्ट होने लगा तेजस्वी के अंदर, जो तेजस्वी यादव मतलब अपने ही माया जाल में, अपने पिता के जाल में फंसे हुए थे
और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब तेजस्वी यादव क्या आरजेडी को खड़ा कर पाएंगे या नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन इन पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जो तेजस्वी ने कमाल किया, उस कमाल पे आज मोदी जी की रैली में भी मोदी ने जो कहा जाता है कि मोदी जी ने अपनी रैली में बोला कि मोदी जी ने जो अच्छे दिनों की बात करते थे, उन्होंने अपने स्टेज से बोला कि ये जंगल राज के युवराज हैं। तो आखिर आप इस चीज़ को समझिए, इस बात को समझिए कि जंगल राज के युवराज उनको क्यों कहना पड़ा। उनको क्यों नहीं ये कहना पड़ा कि ये अच्छे दिन, जो अच्छे दिनों का वादा करते थे, सुशासन बाबू भी उनके साथ थे, आखिर उनको जंगल राज की बात करनी क्यों पड़ गई, जब वो 15 साल के पीछे की बातें क्यों करनी पड़ रही है, जब उन्होंने अच्छे दिनों का वादा जनता से किया। यानी कहीं ना कहीं उनके अच्छे दिनों का वादा जंगल राज के युवराज ने ध्वस्त कर दिया है। और जनता जो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजर आती है कि यह सुशासन बाबू भी साथ में है, अच्छे दिन के लोग भी साथ में हैं, पर इन लोगों ने कोई बेरोजगारी बिहार को ख़त्म नहीं करा पाए। ये बेरोजगारी नहीं ख़त्म करा पाए, ना तो ये युवाओं को नौकरी दे पाए। तो कहाँ से ये सुशासन हुआ और कहाँ से ये अच्छे दिन हुए। और जब कोविड की बातें कोविड अपने चरम पर था, जब मोदी जी की हर बात को लोग मान रहे थे, तो जब यही बिहार के लोग पलायन कर रहे थे, तो क्या व्यवस्थाएं थी, यह सोचने की बात है। तो जिस हिसाब से बिहार की जनता वोट दे रही है, इस वोटिंग परसेंटेज को आप कम मत समझिएगा। ये वोटिंग परसेंट आने वाले दोनों फेज़ों के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने वाली है कि लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपने हक के लिए वोट करेंगे। और बिहार हमेशा कुछ न कुछ बहुत ही अलग करता नजर आता है। तो यह देखने वाली बहुत बड़ी बात होगी कि यह जो बिहार में चुनाव चल रहा है, क्या यह चुनाव क्या यह मुद्दे का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी शिफ्ट होगा। 2022 में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारी अपने चरम पे चल रही है, हत्याएं अपनी चरम पे चल रही हैं। तो क्या यह चुनाव, क्या यहाँ के लोकल मुद्दे क्या उत्तर प्रदेश में भी काम आएंगे? क्या यहाँ की जनता ये समझेगी कि चलो भाई मंदिर बन गया, ठीक है, मंदिर बन गया, वो हमारी आस्था है, लेकिन क्या मंदिर से मुझे नौकरी मिलेगी? क्या मंदिर से मैं अधिकारी बनूंगा? ये सब सोचने की बात है। और ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया तेजस्वी यादव ने कि आज मोदी सरकार के साथ सुशासन बाबू, अच्छे दिन के साथ सुशासन बाबू को भी तेजस्वी को जंगल राज का युवराज कहना पड़ रहा है। तो आइए देखेंगे, फिर हमारी जो भी रिपोर्ट आती हैं हम फिर आपके साथ एक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं नमस्कार, धन्यवाद।